मैं सजाब सर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं अगर उससे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेक्चर 1 में मैंने आपको थर्मामीट्री के बारे में बताया था, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बारे में बताया था, आपको डिफरेंट थर्मामीटर के बारे में बताया था और उस पर कन्वर्जन की बात की थी। ये सब का वीडियो आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके ढूंढ सकते हो। आज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर 2 में आपको सबसे पहले शुरुआत करूंगा। मैं सबसे पहले हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसका डिस्कशन करेंगे। एक बात याद रखिए, थर्मल एक्सपेंशन यूनिवर्स में कोई भी बॉडी अगर हम उसे हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड करती है, एक्सेप्ट कुछ लिक्विड जिसमें एनामलस बिहेवियर होता है। तो याद रखिए, जिसमें एनामलस बिहेवियर होता है बस उसमें हीट देने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि वाटर। तो मैंने सबसे पहले लिखा आपको कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स, every substance in universe expand on heating except some liquid like water in 0 to 4 degree centigrade is contract on heating and expand on cooling। एक बात समझिएगा कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी बॉडी को हीट देते हैं, अगर उसमें स्टेट चेंज नहीं होता है, स्टेट चेंज ना हो तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, याद रखिएगा ये बात, एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, expansion is responsible for thermal expansion is responsible for thermal expansion is responsible for due to potential energy curve। याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या है? तो यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बस याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो होता है वही हमारे एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अब हम इसका डिस्कशन करने लगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व का तो और 2-3 क्लास लेना पड़ जाएगा, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। तो याद रखिए ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बात समझिएगा आप कि अगर हम किसी बॉडी को, मान लो ये बॉडी है, इसको हमने हीट दिया, जैसे ही हीट देते हैं इस बॉडी को तो इसके जो पार्टिकल हैं उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है और वाइब्रेशन बढ़ने के बाद इनके बीच एनर्जी बढ़ जाता है इनके पार्टिकल का और इसका सेपरेशन इंक्रीज कर जाता है। अगर सेपरेशन इंक्रीज किया तो जिससे बॉडी क्या होता है, एक्सपेंड होता है, बॉडी एक्सपेंड होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि बताओ कि किसमें एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में? तो याद रखिए गैस में एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है एक्सपेंशन, सॉलिड में मिनिमम एक्सपेंशन होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है। याद रखिएगा क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा सॉलिड के पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। लिख दिया मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा तो उनके बीच
जो एक्सपेंशन होगा वो सबसे कम होगा। और गैस के पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सबसे कम होता है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि एक्सपेंशन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। तो सबसे पहले मैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की बात करूंगा। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड लिख दिया मैंने, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड कैन एक्सपेंड 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल। याद रखिएगा सॉलिड जो है वो 1D भी चेंज हो सकता है, जैसे उसकी लेंथ केवल चेंज हो जाए। 2 डायमेंशन मतलब एरिया उसकी चेंज हो जाए, और तीसरा 3 डायमेंशनल चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो मैं एक एक के बारे में डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं लीनियर एक्सपेंशन की। मतलब सॉलिड 3 टाइप से एक्सपेंड होता है। पहला लीनियर एक्सपेंशन, तो लिखा मैंने पहला लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब लीनियर एक्सपेंशन क्या है? लीनियर एक्सपेंशन में 1D एक्सपेंशन होता है, 1D एक्सपेंशन होता है। याद रखिएगा लीनियर एक्सपेंशन में 1D एक्सपेंशन होता है। या तो केवल लेंथ चेंज होगा, या ब्रेड्थ चेंज होगा, या उसकी हाइट केवल चेंज होगी, मतलब केवल एक डायमेंशन में चेंज होगा। ऐसा एक्सपेंशन कहलाता है लीनियर एक्सपेंशन। याद रखिएगा लीनियर एक्सपेंशन जो होता है, लीनियर एक्सपेंशन में आप देखिए कि अगर मान लो किसी रॉड की इनिशियल लेंथ Li है, इनिशियल लेंथ Li है, मतलब एट T1 टेम्परेचर पर इसकी लेंथ Li है, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और T2 कर दिया तो उसकी लेंथ F है। तो याद रखिएगा एक फार्मूला है कि LF इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। याद रखिएगा ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप बता सकते हो कि एक्सपेंशन इन सॉलिड कैसे होता है। इस फार्मूले में LF जो है वो फाइनल लेंथ है, मतलब T2 टेम्परेचर पर लेंथ है, और Li जो है वो इनिशियल लेंथ है। अब आप कहोगे सर अल्फा क्या है? तो मैंने लिख लिया अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। याद रखिएगा लीनियर एक्सपेंशन। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा इक्वल टू होगा, जाहिर सी बात है, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, एल इनिशियल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद से एल इनिशियल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एल इनिशियल आएगा, और ये इधर आके LF माइनस एल इनिशियल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा L अपॉन एल इनिशियल डेल्टा T। और यही फार्मूला जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। अब आप कह सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा जो है यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या होगा? तो याद रखिएगा यूनिट ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू, अब देखो यहाँ मीटर है, डेल्टा L की यूनिट मीटर और L इनिशियल की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो सिर्फ बचा क्या? पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये यूनिट ऑफ अल्फ़ा हो गया, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपके सामने है, अल्फ़ा की यूनिट है। अब एक बात समझिएगा कि अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी एक्सपेंड करेगी। याद रखिएगा कि यूनिट ऑफ अल्फ़ा पर डिग्री सेंटीग्रेड है, या पर केल्विन कह सकते हो, या पर केल्विन भी कर सकते हो इसको, पर केल्विन। अब इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है, डायमेंशन इक्वल टू हो जाएगा, अब यूनिट आपने देखा पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो डायमेंशन हो जाएगा इसका थीटा पे -1। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अल्फा, तो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 10 का पावर -6। याद रखिएगा इसका ऑर्डर होता है 10 का पावर -6
इससे अब इस पर हम लोग कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो कि इस फार्मूले से रिलेटेड है। इस फार्मूले से रिलेटेड है, उस फार्मूले का यूज करके आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है कि एन आयरन बार of length 10 meter is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade if coefficient of linear expansion of iron is इतना, the increase in length of the bar is, मतलब एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार। तो मैंने लिख दिया ये पूछना चाह रहा है, सोल्यूशन यहाँ पर करना शुरू किया मैंने, डेल्टा एल की वैल्यू पूछना चाह रहा है, एक्चुअली डेल्टा एल की वैल्यू निकालना है। दिया क्या क्या है ध्यान से देखिए, पहले इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर की बात किया है, मतलब दिया हुआ है थीटा इनिशियल या टी इनिशियल कुछ भी कर सकते हो बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा फाइनल दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इससे घटाएंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये तो डेल्टा थीटा आ गया। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू भी दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू हो गया आपका अल्फा 10 इंटू 10 का पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कौन सा फार्मूला यूज करें। तो देखो सिंपल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था, अल्फा इक्वल टू, फार्मूला था अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल डेल्टा टी। तो सिंपल आपने क्या किया, डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे जिससे कि आपका आ जाएगा। देखो यहाँ L की वैल्यू 10 मीटर भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लिया मैंने L बराबर 10 मीटर। मैंने सब वैल्यू यहाँ लिख दिया सिर्फ आपको आसानी के लिए, वरना अगर मैं सॉल्व करता या आपको अब सॉल्व करना है तो डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखना है और उसमें पुट कर देना जिससे कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अब देखो यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया है रखेंगे तो डेल्टा एल इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दिया 10 इंटू 10 का पावर -6 इंटू एल इनिशियल 10 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 100 और इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आया 10 का पावर -2 मीटर और जो कि इसी को कहते हैं 1 सेंटीमीटर। मतलब सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने देखा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने। अब मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर आता हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इस क्वेश्चन में व्हेन अ बाई मेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड इट। अब देखिए इसका सलूशन क्या है। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि अगर बाई मेटालिक स्ट्रिप है तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों मेटल का अल्फ़ा 1 अलग होगा, अल्फ़ा 2 अलग होगा और एक का अल्फ़ा ज़्यादा हो सकता है, एक का अल्फ़ा कम हो सकता है। अब देखो कैसे, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है और इस बाई मेटालिक स्ट्रिप में ऊपर वाले का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा 1 है, नीचे वाले का अल्फ़ा 2 है, दिया हुआ है अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2। ये मैंने अपने तरफ से लेट किया, अपने तरफ से माना मैंने। तो याद रखिएगा जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है, यहाँ मैं नोट करके लिख देता हूँ, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है वो कन्वेक्स साइड होता है। ध्यान रखिएगा जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है वो कन्वेक्स साइड होता है। अब देखो अल्फ़ा किसका ज़्यादा है, अल्फ़ा 1 ज़्यादा है तो ये कैसे एक्सपेंड करेगा। अगर ये एक्सपेंड करेगा तो ये इस टाइप से एक्सपेंड करेगा। ध्यान से देखिए ये कन्वेक्स साइड हो गया, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है वो कन्वेक्स साइड हो गया, ऐसे इस टाइप से। तो ये आपको बस ट्रिक ध्यान देना है।
देखिए ध्यान से, इस टाइप से ट्विस्ट होगा, इस टाइप से वो कन्वेक्स साइड कौन सा होगा जिसका अल्फा ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में अल्फा मैंने लिया था अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, तो जो देखो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। तो ये देखो ऑप्शन में डज नॉट बेंड एट ऑल, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। गेट ट्विस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये भी गलत हो गया। अब जाहिर सी बात है तो वो गलत हो गए, तो ये सी और डी ऑप्शन बचा। सी और डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा वो तो इसके सोल्यूशन से पता चलेगा, जो कि मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जो सबसे ज़्यादा होगा अल्फा जिसका, वो क्या होगा, वो कन्वेक्स के साइड होगा, मतलब वो आउटसाइड होगा। मतलब जिसका अल्फा ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सपेंडेबल और वो आउटसाइड। अब यहाँ देखो ध्यान से, बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विद एन मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड। देखिए ध्यान से, ये तो सही लग रहा है। तो देखो अब अगला देखते हैं, मोर एक्सपेंडेबल मेटल इनसाइड, तो ये तो गलत हो गया, सिर्फ सी ऑप्शन बचा, तो आपका आंसर हो गया सी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपने देखा। 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताए, ध्यान दीजिए इस पर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके स्क्रीन पर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक्सपेंशन इज द रॉड ड्यू टू हीटिंग डजंट डिपेंड्स अपॉन। अब ये क्वेश्चन है किस बात पर डिपेंड नहीं करता इन चारों ऑप्शन में। तो वो चीज़ देखने के लिए सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, जिससे आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने आप पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, फार्मूला क्या है, एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूला आपके सामने है। अब ध्यान से देखो, क्या इनिशियल लेंथ पर डिपेंड करता है? हाँ करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मटेरियल ऑफ रॉड, देखो ध्यान से, अल्फा पर डिपेंड करता है, तो अल्फा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मटेरियल ऑफ रॉड पर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर पर हाँ करता है, ध्यान से देखिए डेल्टा टी है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बचा सॉलिडनेस और हॉलोनेस, तो ये आंसर आपका सही हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर एक अलग टाइप के क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो एक क्लॉक होता है जिसमें मेटल पेंडुलम लगा हो, और उस मेटल पेंडुलम पर जब हीट का इफेक्ट होता है तो क्या होता है, उसके क्वेश्चन पर मैं आपको ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि अ क्लॉक विद अ मेटल पेंडुलम बीटिंग सेकेंड कीप करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। If it's lost 1.5 second a day at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, the coefficient of linear expansion of metal pendulum। ध्यान दीजिए, जब भी मेटल पेंडुलम की बात करें और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक याद रखना, एक तरीके से फार्मूला याद रखना। डेल्टा टी ये है, डेल्टा टी कहलाता है, डेल्टा टी है, डेल्टा टी कहलाता है नंबर ऑफ सेकेंड लॉस्ट इन अ डे, लॉस्ट इन अ डे। ध्यान रखिए, इन अ डे। इस तरीके से डेल्टा टी इक्वल टू, फार्मूला याद रखना, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा 8640। ये आपका आंसर, इस फार्मूले का यूज करके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो अपने को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा की वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो। अल्फा इक्वल टू 2 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा 8640। अब डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ ध्यान से देखो, 12.5 सेकेंड है, यहाँ रख देंगे, और डेल्टा थीटा है 25 माइनस थीटा 25, और इसे रख के आप सॉल्व करोगे और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। और आंसर क्या होगा? इसको सॉल्व करने के बाद आंसर होगा अल्फा इक्वल टू 1/86400 पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखो इसमें ये सब वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 25 माइनस 0,
अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आपका आंसर ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखा। तो ध्यान से देखो, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ध्यान दीजिए, सॉलिड के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में बात करना है, मतलब 2D एक्सपेंशन की बात करनी है। किसकी एक्सपेंशन की? 2D एक्सपेंशन की बात करनी है। 2D एक्सपेंशन मतलब एक प्लेन में एक्सपेंशन होता है, और एक प्लेन में एक्सपेंशन जो होता है वो एरियल एक्सपेंशन होता है। वही जो पहले आपने फार्मूला देखा था, लीनियर एक्सपेंशन में आपने फार्मूला देखा था L फाइनल बराबर L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और वैसा ही यहाँ पे भी उसी टाइप से यहाँ पर भी फार्मूला हम बना सकते हैं A फाइनल बराबर A इनिशियल 1 प्लस गामा बीटा डेल्टा टी। ध्यान से देखिए, बस अल्फा की जगह पे हमने यहाँ बीटा ले लिया, और बीटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इस तरीके से आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से इस फार्मूले का यूज करके आप लोग कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, और बीटा की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो। बीटा इक्वल टू जैसा उसमें देखा था वैसे ही डेल्टा ए अपॉन ए इनिशियल डेल्टा टी। ये हो गया आपका बीटा का फार्मूला। बीटा का फार्मूला आपका हो गया, बीटा का फार्मूला डेल्टा ए अपॉन ए इनिशियल डेल्टा टी। ये है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इसकी यूनिट पूछ सकता है आपसे, यूनिट जैसा उसमें यूनिट था वैसा ही इसमें भी यूनिट हो जाएगा। यूनिट होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इसमें डायमेंशन भी पूछ सकता है। डायमेंशन आप चाहो तो निकाल सकते हो। डायमेंशन इक्वल टू ऐसे करके थीटा पे -1, जैसा उसमें देखा आपने, इसका भी ऑर्डर 10 का पावर -6 होगा। इस तरीके से आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कैसा एक्सपेंशन होता है। एक प्लेनर एक्सपेंशन होता है जिसमें एरिया चेंज होता है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझाया कि सॉलिड में सुपरफिशियल एक्सपेंशन कैसे होता है। अब इस पर क्वेश्चन एक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखा जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात हम लीनियर एक्सपेंसन में जिस टाइप से आता है वैसा ही इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसका डिस्कशन हम करते हैं। उसका क्वेश्चन का डिस्कशन है जो कि आपके स्क्रीन पर है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, अ होल इज देयर इन अ मेटल प्लेट, अपॉन हीटिंग द प्लेट द डायमीटर ऑफ द होल वुड। ये क्वेश्चन हो गया कि एक मान लो मेटल प्लेट है इस टाइप से, और इस मेटल प्लेट में एक होल किया गया है, ऐसे एक होल है। अब इस होल अगर मान लो हमने इसको हीट दिया, मान लो इसको हीट दिया गया, तो बताओ इसके होल पर, कैविटी पर, जो ये कैविटी है, ये कैविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक बात बताओ, आप लोगों में से कई लोग सोचते होंगे कि जैसे ही इसमें हमने हीट दिया तो ये एक्सपेंड हुआ, अब ये एक्सपेंड होगा तो ये वाला जो पार्ट है वो डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि क्या ये भी तो एक मीडियम है, एयर तो है इसमें। अगर मान लो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, मान लो इसको हीट देता हूँ, तो ये अगर एक्सपेंड करता है तो ये भी एक्सपेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें भी हीट, इसमें भी क्या नाम है, थर्मल कंडक्टिविटी लगेगा, एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट लगेगा। तो ये भी कैविटी भी एक्सपेंड करता है, तो याद रखिए आंसर होगा इंक्रीज। तो इस टाइप से इस पर कैसे क्वेश्चन आता है वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ, अब वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करता हूँ। इस तरीके से आप देखो क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, जैसे आपने पहले देखा लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ इंक्रीज करता है, 1D एक्सपेंशन होता है। आपने देखा दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन में 2D एक्सपेंशन होता है। यहाँ पर क्यूबिकल एक्सपेंशन में जो एक्सपेंशन होगा वो 3D एक्सपेंशन होगा, 3D एक्सपेंशन होगा। याद रखिए आपने देखा था L फाइनल लीनियर में L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपने देखा था A फाइनल इक्वल टू A इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और ऐसे ही यहाँ पर हम फार्मूला लिख सकते हैं
V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा T। इस तरीके से आप फार्मूला लिख सकते हो। यहाँ गामा क्या है, गामा ध्यान रखिए यहाँ पर अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा था कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वैसे ही क्यूबिकल एक्सपेंशन में गामा होगा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और यहाँ से आप फार्मूला निकाल सकते हो, यहाँ से आप फार्मूले निकाल सकते हो गामा का, जैसे आपने अल्फा और बीटा का निकाला था, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इनिशियल डेल्टा टी। अब यहाँ से गामा की यूनिट हो सकती है, गामा की यूनिट भी निकाल सकते हो, गामा की यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। अब इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी देख सकते हो, डायमेंशन इसका होगा थीटा पे -1। अब देखो इसमें डायमेंशन के बाद इसमें इसका भी ऑर्डर आ सकता है, इसका भी ऑर्डर 10 का पावर -6 कह सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ध्यान रखिए अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2:3। ये सिंपल है, ये आपको याद रखना है। ये अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 होगा। जैसा आपने कैविटी प्रॉब्लम सुपरफिशियल एक्सपेंशन में देखा था, एरियल एक्सपेंशन में देखा था, वैसे ही यहाँ पर वहाँ पर प्लेट था और यहाँ पर आपको एक सॉलिड स्फीयर के क्वेश्चन दे सकता है। एक सॉलिड स्फीयर में एक छोटा सा कैविटी बना दिया और इस कैविटी अगर मान लो कह दिया कि इसको अगर हीट देते हैं तो बताओ कैविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में भी इंक्रीज करेगा। एक तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में एक ये कैविटी प्रॉब्लम आ गया और दूसरा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन इस पर बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है। याद रखिए क्वेश्चन दे सकता है कि एक सॉलिड स्फीयर है और दूसरा हॉलो स्फीयर है और दोनों स्फीयर में आपसे बोल दिया कि दोनों का मटेरियल सेम है और इसको हीट दिया और इसको भी हीट दिया, सेम हीट दिया। अगर हीट दिया तो बताओ किस में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिए अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों में एक्सपेंशन भी सेम होगा, क्योंकि सॉलिडनेस या हॉलोनेस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैं आपको पहले ही इस बात का डिस्कशन कर दिया था। वॉल्यूम एक्सपेंशन पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे सकता है कि लेंथ में परसेंटेज चेंज इतना हो रहा है, तो बताओ एरिया में परसेंटेज चेंज क्या होगा या वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो यहाँ पर नोट्स करके लिख लिया मैंने, नोट्स करके आपको बता दिया। तो याद रखिएगा नोट्स में कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन एरिया इक्वल टू 2 into percentage change in volume, percentage change in length। अगर आपसे बात करें परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो याद रखिएगा इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो 3 into परसेंटेज चेंज इन लेंथ। आपको कैसे याद रखना है, याद रखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर 1:2:3। इसी टाइप से आप लोग परसेंटेज चेंज इन एरिया भी निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन है कि क्या अल्फा बीटा गामा लेंथ की यूनिट पर डिपेंड करता है, एरिया की यूनिट पर डिपेंड करता है या वॉल्यूम की यूनिट पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिए कि ये डिपेंड नहीं करता। वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा नॉट डिपेंड्स ऑन, याद रखिएगा नॉट डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। इस तरीके से आपने देखा कई क्वेश्चन आपको मैंने बताया यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन इन लिक्विड का। जैसे आप इस डायग्राम में देखो कि इस ग्लास फ्लास्क में
ग्लास फ्लास्क में लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड में अगर हमने लिक्विड का लेवल देखा तो यहाँ तक लिक्विड का लेवल है। जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर दिया, मान लो इसको हीट दिया मैंने, यहाँ से हीट इसको दिया, हीट दिया, तो जब हीट देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले याद रखिए इस लिक्विड का लेवल जो है वो घटेगा, यहाँ तक आ जाएगा। सबसे पहले याद रखिए एक्सपेंशन इन लिक्विड में सबसे पहले आप जानते हो कि पहले हीट आप ग्लास फ्लास्क को देते हो, जिससे आप देखो कि ग्लास फ्लास्क में इंक्रीज करता है और फ्लास्क इंक्रीज किया तो लिक्विड का लेवल डिक्रीज किया। फिर जैसे ही हीट ये लिक्विड हीट होना शुरू हुआ तो फिर लिक्विड का लेवल बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे ही लिक्विड हीट होना शुरू हुआ तो लिक्विड का लेवल बढ़ना शुरू हुआ और लिक्विड का लेवल यहाँ तक पहुँच गया। तो ध्यान से देखिए लिक्विड में कैसे एक्सपेंशन होता है। ये सिंपल वे में आपको समझाया कि पहले लेवल यहाँ था और जैसे ही मैंने लिक्विड को हीट दिया तो फ्लास्क पहले हीट देंगे, अब फ्लास्क को हीट देने की वजह से इसका लेवल यहाँ पर आ गया और लेवल डिक्रीज किया। फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर हीट बढ़ाया मैंने और हीट बढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे हमने हीट बढ़ाया तो धीरे धीरे इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने लगा और लिक्विड के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका एक्सपेंशन भी होना शुरू हो गया और एक्सपेंड होकर लिक्विड यहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके से एक्सपेंशन इन लिक्विड होता है। तो याद रखिए एक्सपेंशन इन लिक्विड में डायरेक्ट एक्सपेंशन याद रखिए लीनियर नहीं होता, लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता, दूसरा एरियल एक्सपेंशन लिक्विड में नहीं होता। ये दो एक्सपेंशन लिक्विड में नहीं होते। लिक्विड में केवल और केवल क्या होता है तो याद रखिए लिक्विड में केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब याद रखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार अगर देखा जाए तो अगर लिक्विड को आपको एक्सपेंड करना है तो लिक्विड के साथ साथ आपका फ्लास्क भी एक्सपेंड होगा। मतलब इसमें दो एक्सपेंशन होते हैं। याद रखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन में एक होता है इसका एपरेंट एक्सपेंशन और दूसरा होता है एपरेंट एक्सपेंशन और दूसरा होता है रियल एक्सपेंशन। एक होता है एपरेंट एक्सपेंशन जिसमें केवल और केवल ओनली लिक्विड एक्सपेंड, और इसमें रियल एक्सपेंशन में दोनों काउंट होते हैं, लिक्विड और फ्लास्क दोनों। याद रखिए लिक्विड एंड फ्लास्क दोनों काउंट होते हैं रियल एक्सपेंशन में। तो याद रखिएगा इसमें दो टाइप की एक्सपेंशन होता है और इसमें जाहिर सी बात है आपको मैंने बताया वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो याद रखिए एपरेंट एक्सपेंशन में जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन होता है उसको हम गामा ए से डिनोट करते हैं और इसमें जो होता है वो गामा आर से डिनोट करते हैं। याद रखिए गामा आर बराबर जो होता है गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो याद रखिए गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, मतलब एपरेंट एक्सपेंशन प्लस ग्लास एक्सपेंशन। याद रखिए ये सिर्फ ग्लास एक्सपेंशन की बात कर रहा है गामा जी, ग्लास में वॉल्यूम जो एक्सपेंशन होता है उसकी बात कर रहा है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या है कि कुछ लिक्विड होते हैं जिसमें एनॉमलस बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की बात करते हैं। देखो आपको मैंने बताया कि एवरी सब्सटेंस इन यूनिवर्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, लेकिन अगर वाटर की बात करें तो 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वाटर में जो होता है वो एनॉमलस बिहेवियर होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है हीट देने पर एक्सपेंड करता है और कूल करने पर क्या करता है? कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वाटर 0 से 4 के बीच में हीट जैसे ही देते हैं, हीट देने पर वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है 0 से 4 के बीच में, और कूल करने पर वो क्या करता है? वो एक्सपेंड करता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ वाटर का वॉल्यूम सबसे कम कहाँ होगा, तो याद रखिए एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम।
अब याद रखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो मिनिमम होता है। अब हम इसका एक इस तरीके से आप देख सकते हो वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ। आपको पता है कि जैसे जैसे 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर फिर 4 से बढ़ाना शुरू किए तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज किया। वैसे ही डेंसिटी भी हो सकता है। याद रखिए कि डेंसिटी इक्वल टू होता है, लिख दिया मैंने, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा। तो जाहिर सी बात है डेंसिटी की वैल्यू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होगा। और उसका ग्राफ कैसे होगा, ध्यान से देखिए। डेंसिटी का ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर वॉल्यूम घटता जाता है तो यहाँ डेंसिटी बढ़ता जाता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम सबसे कम होता है, जबकि डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। किसके लिए, वाटर के लिए। याद रखिएगा ये सिर्फ वाटर के कंसेप्ट के लिए है, वरना और सब बॉडी के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी की वैल्यू घटती है। और आपसे पूछेगा कि बताओ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब मैं आगे आपको बात करता हूँ। इस पर एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट्स वॉल्यूम। अभी मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था कि ग्राफ कैसे होता है। ग्राफ इस टाइप से होता है। आपने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है वॉल्यूम और फिर उसके बाद इंक्रीज करता है। मतलब 10 तक क्या होगा, 4 से 10 के बीच में इंक्रीज करेगा, मतलब फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन आता है जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। इस तरीके से आपने देखा आज हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड लिक्विड की बात की इस तरीके से, और इसमें क्वेश्चन की बात किया मैंने। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।